Hello teachers, how are you? I think all are fine. आज हम लोग EVS के फोर्थ पार्ट में आ चुके हैं और फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 76 से 100 को कवर करेंगे। 25 क्वेश्चंस का इच है, मतलब हर एक पार्ट मेरा 25 क्वेश्चंस का है। इससे पहले 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। टोटल 250 क्वेश्चंस का टारगेट है, उसमें से ये चौथा पार्ट है। 76 से 100 तक आज कवर करेंगे और मेरे जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक एक क्वेश्चंस को मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से निकालता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत होता है? मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका कुछ बेसिक चीज है, उसको बेसिक को भी आपको याद रखना है। बेसिक बता देते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 1 बार बचपन में दांत होता है। और बचपन में कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये बचपन के बाल्यावस्था के जो दांत होते हैं या बचपन के दांत होते हैं, एक निश्चित समय अवधि के बाद ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद जब हम किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो किशोर अवस्था में फिर हमारे सामने नए दांत आते हैं और वो स्थायी दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत कहलाते हैं। और इन स्थायी दांत की संख्या 32 होती है, 32 होती है। और ये बचपन के जो दांत होते हैं अस्थायी या दूध के दांत भी इसे कहा जाता है, दूध दांत भी कहा जाता है। तो एक बार बचपन में और 1 बार किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था में। तो कितने बार हमारे दांत आए? 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? तो 2 बार आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दांत कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। जरा इसका भी बेसिक देख लेते हैं कि दांतों के प्रकार की अगर बात की जा रही है तो दांत कितने प्रकार के होते हैं वो जरा जान लें। पहला हो जाता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक और तीसरा होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। चौथा होता है चवर्णक। इसका मतलब है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक को जरा समझें। जो काटने वाला दांत होता है उसे कृंतक, जो हमारे आगे के फ्रंट के दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। इसे काटने वाला दांत भी कहा जा सकता है। ठीक है। अगर रदनक की बात करें तो रदनक क्या करता है? फाड़ने वाला दांत। ठीक हमारे जस्ट जो सामने हमारे फ्रंट में जो दांत होते हैं उसके थोड़ा सा आप साइड में देखेंगे तो आपको 1, 2 ऊपर नीचे 2 दांत आपको पॉइंटेड रूप में थोड़ा नुकीले टाइप के दिखाई देंगे, वो रदनक कहलाते हैं। ठीक है, तो रदनक क्या होता है? फाड़ने वाला जो दांत होता है वो रदनक होता है। उसके बाद अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का ही काम क्या होता है? पीसना। पीसने वाले दांत होते हैं। ये कौन से दांत होते हैं? पीसने वाले, भोजन को पीसने का काम करते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज और भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृंतक क्या है, रदनक कौन सा दांत होता है, अग्रचवर्णक या चवर्णक कौन सा दांत होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या कार्य होता है। अब इसकी संख्या भी जरा जान ले कि इसकी संख्या क्या होती है। अगर हम कृंतक की बात करें तो कुल कृंतक की संख्या 12 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 12। अगर हम रदनक की बात करें तो रदनक की संख्या भी बताए हम कि नीचे 2 दोनों तरफ और ऊपर 2, मतलब 4 रदनक होते हैं। और अग्रचवर्णक और चवर्णक की बात करें तो इसकी संख्या 8 होती है और इसकी संख्या भी 8 होती है। तो कुल मिलाकर आप अगर ऐड करेंगे तो 32 आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे दांतों के प्रकार और कौन कौन से किसका क्या कार्य होता है वो भी हमारा हो गया।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑडोंटोलॉजी, एंटोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो जरा यहां पर भी थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि जितनी बेसिक चीजें बता रहे हैं, 250 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, लेकिन अगर आप बेसिक को जोड़ दें तो 400 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए बेसिक को कंप्लीट याद रखना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, और हाँ, आप लोग का जो प्यार है, व्यूज वगैरह है, वो तो खैर बरस रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब के मामले में आप बहुत पीछे जा रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त में शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरी जो मेहनत है वो मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और आज थोड़ा सा हम इसके बाद, इन प्रश्नों के बाद थोड़ा सा हम सिलेबस भी आपको बता देते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सिलेबस में, कमेंट में भी कुछ सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया था, तो वो भी हम आज एकदम क्लियर आपको बता देंगे कि आपको क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहां पर सिस्मोलॉजी जो होता है, जो भूकंप वगैरह आता है, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप। किसके? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। एंटोलॉजी, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें देखिएगा, मैंने बहुत सारी चीजें बताई बेसिक में, उसमें एंटोलॉजी बताया। एंटोलॉजी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोलॉजी कहा जाता है। और ऑडोंटोलॉजी जो होता है, तो वो दांत के अध्ययन को ऑडोंटोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? दांत, हड्डी, एनिमल, सभी। कठोरतम की अगर बात करें तो शरीर के दांत भी कठोर हिस्सा है, हड्डी भी कठोर हिस्सा है, एनिमल भी कठोर हिस्सा है, सभी, इसका मतलब सभी कठोर हिस्सा है। लेकिन प्रश्न में यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रश्न को बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखेंगे, सबसे बात की जा रही है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कठोर भाग शरीर का कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग एनिमल होता है। अब आप ये भी समझ लें कि ये एनिमल क्या होता है, ये दांत का ऊपरी परत होता है, दांत का ऊपरी परत जो होता है वो एनिमल कहलाता है, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। ओके, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 1 मिनट के अंदर हम आपको सिलेबस को आपको समझा देते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 1 to 5 में अगर प्राथमिक की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षकों की बात करते हैं, तो क्लास 1 to 5 में, जो अभी 1 to 5 में हैं ऑलरेडी, तो उनका सिलेबस सक्षमता में क्या होने वाला है? ये 4 ही सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, पर्यावरण और विज्ञान। पर्यावरण आपका ईवीएस जो होता है, जो अभी चल रहा है हम लोग का, तो ये 1 to 5 तक ही होता है। तो 1 2 भी नहीं कह सकते हैं, 3 to 5 आप कह सकते हैं, 1 2 में ऐसा कुछ नहीं है पढ़ाने लायक। तो 3 to 5 आपका ईवीएस हो जाएगा, और विज्ञान जो हो जाएगा वो 6 to 8 हो जाएगा। तो यहां से प्रश्न आएंगे, और गणित हो जाएगा जो आपका 6 to 8 जो चल रहा है हमारा, क्लास 6 को हमने शुरू किया है, तो ये आपका आने वाला है। उसके बाद 7 कवर करवाएंगे, फिर 8 को कवर करवाएंगे, तो गणित 6 to 8 आएगा। और हिंदी अंग्रेजी जो इसका लेवल रहेगा वो 1 to 8 तक आएगा, ठीक है। और 1 to 8 नहीं मानिए आप, इसमें भी 3 to 8 ही मानिए, और अंग्रेजी भी आप मान के चलिए कि स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो ठीक है, 3 to 8 ही आप मान सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, इससे ज्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाने वाला है। अब कोई स्टूडेंट्स कुछ कमेंट करते हैं कि सर जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, सर हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, सर सोशल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भैया वो जो सिलेबस है वो 6 to 8 के लिए है, ये बात जरा ध्यान दें आप लोग। 6 to 8 के जो शिक्षक हैं, जो 6 to 8 में अभी कार्यरत हैं नियोजित रूप में, उनके लिए वो सिलेबस होगा कि उनको सोशल साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस के अलग अलग स्ट्रीम हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। तो वो आपके लिए नहीं है, 1 to 5 के लिए यही आपका सिलेबस रहेगा, और इसमें ज्यादा से ज्यादा और कुछ कर सकता है तो एक और पेडागोगी को थोड़ा ऐड करेगा इसमें, ठीक है, पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन ऐड करेगा,
फाइनली अभी कोई सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन यही 4 आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसी 4 से अधिकतर क्वेश्चन रहेगा और पेडागोगी जोड़ने की संभावना है। पेडागोगी क्या होता है? जैसे आप स्कूल में किस प्रकार से अध्ययन करवाते हैं बच्चों को, किस प्रकार से अध्ययन करवाएंगे कि बच्चों ज्यादा सफल होंगे, कि आपकी बातों को समझ सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो जो आपका दैनिक कार्य है वही पेडागोगी होता है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच जो दैनिक कार्य होता है वही पेडागोगी कहलाता है। तो इसके बारे में जब सिलेबस आपको दे देगा तब हम पेडागोगी पर जाएंगे। अभी मेरा फोकस जो है वो पर्यावरण, मतलब पर्यावरण साइंस और गणित पर मेरा फोकस है। इसके बाद फिर हम हिंदी और अंग्रेजी में आएंगे। हिंदी में तो नहीं, हिंदी आप लोग कर लेंगे, हमको पता है। इंग्लिश बिल्कुल मैं अच्छे से आप लोग को अंग्रेजी में भी लेकर चलूंगा। चलिए हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात बच्चा मतलब जो बिल्कुल जन्म लेता है, 1 दिन 2 दिन या 1 महीने, इस प्रकार के बच्चे की बात की जा रही है। तो नवजात जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं, उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 270, 305, 350, 206। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नवजात बच्चे के शरीर में 305 हड्डियां होती हैं और 206 जो यहां है, तो ये 206 हड्डियां कहां होती है? किशोर अवस्था में, किशोर या बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था से जो मृत्यु तक आप कह सकते हैं, जो हड्डियों की संख्या होती है वो कांस्टेंट रहती है, 206 ही। ये 305 हड्डियों से परिवर्तन होकर 206 हड्डियां कैसे बन जाती है? तो ये याद रखें कि संगलित हो जाती है। कुछ हड्डियां 305, बच्चे जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनकी हड्डियां संगलित हो जाती हैं और संगलित होने के बाद वो जैसे छोटी हड्डियां जो होती हैं अलग अलग, मतलब दूर दूर में होती हैं और वो मिलकर एक ही हड्डी बन जाती है, इसे संगलन कहते हैं। तो संगलित होने के बाद उसकी संख्या कम हो जाती है, इसलिए किशोर अवस्था से मृत्यु तक हमारी जो स्थायी हड्डियों की संख्या है वो 206 हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद का अनुभव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। हम यहां पर एक जीभ ही बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये जीभ का चित्र हो गया। इसका ये वाला भाग आगे वाला भाग कहलाएगा, ये किनारे वाला भाग कहलाएगा, और ये मध्य वाला भाग हो गया, और ये जो होता है ये पीछे वाला भाग कहलाएगा, ये वाला भाग पीछे वाला भाग। ठीक है, तो ये याद रखें कि आगे वाला जो भाग होता है वो मीठा का अनुभव करता है। जीभ के आगे वाले भाग में क्या होता है? मीठा फील होता है। जो हम लोग मीठा का अनुभव करते हैं वो आगे वाले भाग में होता है। और अगर हम किनारे की बात करें तो किनारे वाले भाग में खट्टा फील होता है। क्या फील होता है? खट्टा का अनुभव होता है किनारे वाले भाग में। ठीक है, और अगर हम मध्य की बात करें तो मध्य भाग में नमकीन फील होता है। ये याद रखेंगे कि मध्य भाग में, जीभ के मध्य वाले पोर्शन में, मध्य वाले हिस्से में क्या नमकीन फील होता है, किनारे वाले में खट्टा और आगे वाले में मीठा होता है। अब बचा पश्च भाग, तो पीछे वाले भाग में क्या फील होता है? कड़वा का अनुभव होता है। ये चारों आपका क्लियर हो गया कि 4 भाग होते हैं जीभ के। इन चारों पार्ट्स में कहां पर क्या पाया जाता है? तो जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीछे वाला भाग में कड़वा का स्वाद का अनुभव होता है। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन हमारे शायद कम्युनिटी में भी मैंने डाला था। तो इसका राइट आंसर तो फिर आपको पता ही होगा कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब 1963 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में किस पक्षी को इंजीनियर पक्षी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियर पक्षी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद सीटेट में पूछा गया है कि इंजीनियर पक्षी किसे कहा जाता है। पहला है कोयल, दूसरा है शक्कर खोरा, तीसरा दर्जिन और चौथा है रॉबिन। जरा सबके कुछ ना कुछ बेसिक चीजें हैं उसको जान लीजिए। कोयल की अगर हम बात करते हैं तो कोयल की एक बहुत प्रसिद्ध कथा भी है। आप जानते हैं कि कोयल अपना अंडा हमेशा कौवा के घोंसले में देती है, कौवा के घोंसले में अपना अंडा देती है
कोयल, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा है शक्कर खोरा। अच्छा, ये शक्कर खोरा जो पक्षी है इसको सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे, सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये जो घोंसला बनाती है ये अपना घोंसला लटकता हुआ घोंसला का होता है, लटकता हुआ घोंसला, लटकता हुआ घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है, ये याद रखेंगे। शक्कर खोरा को सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है और ये अपना घोंसला जो होता है वो लटकता हुआ घोंसला इसका होता है। दर्जिन पक्षी की अगर हम बात करें तो ये भैया बड़ी ही टैलेंटेड होती है, इसको टेलर बर्ड भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, टेलर बर्ड भी कहा जाता है। टेलर बर्ड इसको क्यों कहा जाता है? टेलर मतलब क्या होता है? दर्जी, इसलिए ये दर्जिन, यहां पर दर्जिन और ये टेलर बर्ड के नाम से भी जानी जाती है। तो ये क्या करती है? पत्तों से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है। बड़ी खूबसूरत घोंसला इसका होता है, ये इस प्रकार का मतलब इसका घोंसला होता है, पत्तों को सी कर बनाती है और इसका घोंसला जो होता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से इसका घोंसला आपको देखने के लिए मिलेगा। बड़ा जबरदस्त होता है इसका घोंसला भैया। तो ये इस प्रकार का घोंसला ये बनाती है, कौन? दर्जिन या टेलर बर्ड भी इसको कहा जाता है। रॉबिन पक्षी ये बहुत ही छोटी होती है, रॉबिन पक्षी जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी पक्षी होती है। और इसकी खासियत रॉबिन पक्षी की क्या होती है? ये भी कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। जिस प्रकार से कोयल अपना अंडा जो होता है वो कौवे के घोंसले में देती है, तो रॉबिन भी अपना जो अंडा देती है वो किसके? कौवे के घोंसले में ही देती है। बहुत छोटी पक्षी होती है, ठीक है। तो रॉबिन, तो ये पक्षियों के बारे में। आगे और बढ़ते हैं, पक्षी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, वो भी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके के साथ घुमाती है? कबूतर, बी तोता, सी मैना, डी कौवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मैना। मैना ऐसी पक्षी जो अपने गर्दन को झटके से घुमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 22 मार्च। और 22 मार्च को ही याद रखेंगे, 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। तो बिहार दिवस और जल दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, स्केफाइड, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की, देखिए फीमर, फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी? फीमर। और ये कहां पाई जाती है? जांघ में। ठीक है। जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? फीमर। स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टेपिज। और ये कहां पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। कान में एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और वो स्टेपिज कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 87, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? 1990, 2000, 2005 या 1995? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, 1995। और कब 1995? तो 15 अगस्त 1995, याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे, बेसिक में हमने डेट को मेंशन कर दिया। 15 अगस्त 1995 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई तो उस समय 3 केजी चावल या गेहूं का प्रावधान था। शुरुआती स्टेज में इसका प्रावधान क्या था? 3 केजी चावल बच्चे को देना है या गेहूं देना है पर मंथ। अगले प्रश्न पर आते हैं, मिड डे मील योजना का उद्देश्य नहीं था, निम्न में से मिड डे मील योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं था? पहला, छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि, ये तो था। मिड डे मील योजना को कई उद्देश्यों के कारण उसको लागू किया गया था। तो प्रवेश संख्या में वृद्धि हो,
इसके लिए मिड डे मील योजना को लागू किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिल पाए। जो गरीब बच्चे हैं वो इधर उधर खेल रहे हैं, अगर उनको भोजन का मतलब कह सकते हैं लालच दिया जाए तो वो प्रवेश संख्या में मतलब जो एडमिशन है उसमें वृद्धि होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि, जो छात्र एडमिशन के बाद भी नहीं आते थे उनको लाना भी एक बहुत बड़ा उसके पीछे रीजन था। तो छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि, ये भी बिल्कुल राइट था। छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता था मिड डे मील की सहायता से। मेनू अलग अलग था कि किस दिन कौन सा देना है, उसमें फल फ्रूट के साथ साथ जो हरी सब्जियां हैं उस पर भी मेनू लागू किया गया, तो मेनू में था। तो ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों के परिवार को लाभ पहुंचाना, ये सही नहीं है, क्योंकि छात्रों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य था ना कि परिवार को। तो ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, छात्रों के परिवार को लाभ पहुंचाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा चित्रकार सूखे पत्तों में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जतिन दास, बी विष्णु चिंचालकर, सी कृष्ण खन्ना या डी राम कुमार। तो ये चारों के चारों भैया चित्रकार ही थे। इतना तो जान लीजिए कि चारों चित्रकार थे, लेकिन अलग अलग प्रकार के चित्रकार थे। इसमें से सूखे पत्तों के लिए सबसे जो प्रसिद्ध चित्रकार मशहूर थे वो विष्णु चिंचालकर थे। कौन थे? विष्णु चिंचालकर। और ये भी याद रखेंगे कि विष्णु चिंचालकर कहां के थे? मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कहां के? इंदौर से रहने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तरुण भारत संघ के प्रधान कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था इस बार। तरुण भारत संघ के प्रधान कौन थे? तो तरुण भारत संघ के प्रधान, पहले समझिए कि तरुण भारत संघ क्या है। ये एक संगठन का नाम है, और ये संगठन का कार्य क्या है? पुरानी जो झील है उन झीलों की मरम्मत करवाना। दूसरा, इन्होंने गांव वगैरह में बहुत सारे तालाब भी खोदे और पानी की व्यवस्था, पानी का मुहैया लोगों के, गांव के लोगों को करवाया। तो बड़ा ही अच्छा और नेक काम इन्होंने किया है तरुण भारत संघ के द्वारा। पहला ऑप्शन से मेघा पाटेकर, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा राजेंद्र सेठ, चौथा तो कोई नहीं है। तो मेघा पाटेकर, सबसे पहले मेघा पाटेकर पर आते हैं। तो मेघा पाटेकर के बारे में यहां पर कुछ बेसिक बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? नर्मदा जो बांध है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये याद रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के बारे में हम पहले भी आपको पहले वीडियो में देखिएगा, मेरा इससे पहले वाले वीडियो में शायद सेकंड पार्ट में भी बहुत अच्छे से चिपको आंदोलन के बारे में मैंने बताया है। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ के प्रधान हैं और इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। वाटरमैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ये याद रखेंगे। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 91। निम्न में यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए पहला है कन्नौज, दूसरा बिजनौर, तीसरा कासगंज, चौथा खैर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य? तो बिहार के चारों दिशाओं में राज्य को याद रखना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, पश्चिम बंगाल, ये चारों ही राज्य बिहार के चारों दिशाओं में है। लेकिन कौन से दिशा में कौन है ये याद रखना है। तो पश्चिम दिशा की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और ठीक पश्चिम से आप बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में जाइए, पूरब। पूरब में आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, पूरब की दिशा में। ठीक है।
अब बचे दो राज्य, झारखंड और नेपाल। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड उत्तर दिशा में स्थित है और इसके जस्ट ऑपोजिट उल्टी दिशा में, तो उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में नेपाल स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है? पहला है सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो चाय को कहवा जम्मू कश्मीर में कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में चाय को जो बनाया जाता है तो उसमें बादाम वगैरह मिक्स किया जाता है, जिससे चाय बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सुंदर, बहुत ही अच्छा बनता है, जिसके कारण उसे कहवा का नाम दिया जाता है। करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा से केरल के रेल रास्ते में कितनी सुरंग है? गोवा से अगर केरल के आप जाते हैं बाय ट्रेन तो कितनी सुरंगें आपको मिलती है? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। तो गोवा से केरल के रास्ते कुल 92 सुरंगें हैं, ये याद रखिए। और इन 92 सुरंगों के साथ पुलों की संख्या भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी याद रखना है कि पुल कितने हैं, तो 2000 पुल आपको मिल जाएंगे गोवा से केरल तक। ठीक है, अगले प्रश्न है, निम्न में विज्ञान की सही परिभाषा क्या है? विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है, विज्ञान संगठित ज्ञान है, विज्ञान ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, विज्ञान गत्यात्मक एवं संगठित ज्ञान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले पॉइंट पर आते हैं, विज्ञान सुव्यवस्थित, बिल्कुल सही है, विज्ञान बिल्कुल सुव्यवस्थित है, ज्ञान एवं स्थिर है। तो भैया ये इसने गलती कर दिया। स्थिर का मतलब क्या हो गया? निश्चित। तो विज्ञान वह ज्ञान है जो अनिश्चित है, अभी तक हम लोग खोज और प्रयोग में लगे हुए हैं, तो विज्ञान तो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। दूसरा है, विज्ञान संगठित ज्ञान है, और संगठन का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। अगर हम कोई संगठन बनाते हैं तभी क्या विज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं? ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि विज्ञान कभी भी अगर संगठित होता तो न्यूटन ने अकेले ही इतनी सारी खोज ना की होती। तो ये संगठन जो लिख दिया तो ये भी पूरी तरह से गलत हो गया, विज्ञान संगठित ज्ञान नहीं है। और आप डी में भी देखें, यहां संगठित है, विज्ञान गत्यात्मक एवं गत्यात्मक तो सही है, लगातार चलने वाला, लेकिन संगठित यहां पर भी लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी आंसर आपका राइट है, विज्ञान ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो विज्ञान की सही परिभाषा यही है, विज्ञान ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। करते हुए अगला प्रश्न है, बिहार में मधुमक्खी पालन का सही समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। हम लोग 96 पर है और 100 की बात हुई थी। 4 क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं तो उसमें बेसिक काफी ज्यादा है, और मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि समय ज्यादा हो चुका है, लेंथी थोड़ा सा वीडियो बन जाएगा, और हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं क्योंकि आप बोर ना हो जाएं हमसे, इस वजह से। तो ये क्वेश्चन आज हम नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और कमेंट में इसका सही आंसर आप हमको बताएंगे कि बिहार में मधुमक्खी पालन का सही समय कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे इसके बचे 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। तब तक के लिए